थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 में अगर आप आएंगे तो पहले तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ेंगे। उसमें देखा था कि एलिमेंट्री स्टेट में डेल्टा एच एफ नॉट क्या होती है, ज़ीरो होती है। कुछ एलिमेंट्स थे वो याद कर लेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ लेंगे कि रिएक्शन ऐड करोगे तो डेल्टा एच भी ऐड हो जाएगा, रिएक्शन सब्ट्रैक्ट करोगे तो डेल्टा एच भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और दूसरी रिएक्शन रिवर्स करके लिख देंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें आ गई थी। अगर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 गुना होता है तो डेल्टा एच भी 2 गुना हो जाएगा। अगर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आधा होता है तो डेल्टा एच भी आधा हो जाएगा। डेल्टा एच क्या था? एंथैल्पी, ठीक है, ठीक है। सीधे आ जाते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन पे। उससे पहले एक फार्मूला और एक बार बोल देते हैं। डेल्टा एच का फार्मूला क्या था? समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट इनटू उसका आउटर कोएफिशिएंट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट इनटू उसका आउटर कोएफिशिएंट। मतलब प्रोडक्ट वाले के डेल्टा एच से रिएक्टेंट वाले के डेल्टा एच को घटा दो और इनके आउटर कोएफिशिएंट का गुणा करने के बाद, ठीक है। तो अब आ जाते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन पर। 1 मिनट में थोड़ा रिकॉल कर लिया पीछे का, अब देखते हैं। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन कहता है 1 मोल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन अगर जुड़कर एक 1 मोल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाती है, उसे आप बोलोगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। सीधा समझने वाली बात यह है, आपको हाइड्रोजन जोड़ना है और जो सैचुरेटेड है, संतृप्त है, उसमें कहाँ से जोड़ लोगे? वो तो पहले से ही सैचुरेटेड है। तो सीधी बात है, अनसैचुरेटेड कोई हाइड्रोकार्बन है, उसमें आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया और सैचुरेटेड बना दिया, ठीक है। ये तो हो गई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। एक होती है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन है ये, बोलते हैं ना हाइड्रेटेड रहो। हाइड्रेशन का मतलब वाटर, वाटर का जुड़ना। तो 1 मोल एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब एनहाइड्रेटेड कंपाउंड है, हाइड्रेटेड नहीं है, उसमें पानी जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रेटेड। तो ये हो गई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इसके 2-3 एग्जांपल देख लो, ठीक है। अब आ जाओ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। कुछ नहीं, 1 मोल कॉन्सेप्ट मतलब एक सॉल्यूशन होगा, उसमें वाटर जोड़ दो, देखो यहाँ पर भी। लेकिन ये क्या है? 1 मोल कॉन्सेप्ट, तो 1 मोल कंपाउंड बन जाएगा और इसकी एंथैल्पी हो जाएगी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। बेसिक सी बात यही है, इनको एक एक बार पढ़ लेना है और इनमें कुछ है ही नहीं बताने जैसा। एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, सीधी बात है, 1 मोल कोई कंपाउंड होगा वाटर के साथ जुड़ा हुआ, वो अपने आयंस में टूट जाए। आयंस में कब टूटता है? जब किसी को पानी में डालोगे। पीछे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है, वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में कब टूटते हैं चीज़ें, आयंस में कब जाती हैं? जब वो पानी में जाएँ, इसीलिए वाटर के साथ जुड़ा, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ नहीं है, 1 मोल एलोट्रॉप को 1 मोल एलोट्रॉप को 1 मोल एलोट्रॉप में ही बदलना। मतलब फास्फोरस है, वाइट था, उसे रेड फास्फोरस में बदल दो। फॉर्मूला वही, चीज़ वही, बस कलर बदल गया। तो ये हो गया एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। कार्बन की देखो प्रवृत्ति बदल दो, जैसे कार्बन था पहले डायमंड था, बदल के अब उसे क्या कर दिया? ग्रेफाइट। तो बस यही सब था। एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, किसके ऊपर? एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कि येलो फास्फोरस की एंथैल्पी कितनी है? -9.91 किलो जूल। और रेड फास्फोरस की कितनी है यहाँ पर? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यही था हमारा कि येलो फास्फोरस जो थी वो थी आपकी 9.91 किलो जूल, उसकी डेल्टा एच, और रेड फास्फोरस की -8.78 किलो जूल। तो ये बताओ कि येलो फास्फोरस रेड फास्फोरस में बदलेगी तब उसकी डेल्टा एच क्या होगी? कोई बात नहीं, सीधी बात, इसका एक फार्मूला है, फार्मूला आपको लिख के दिया जाएगा रिएक्शन रूप में। जैसे देखो, P4 येलो + 5O2 P4O10, ऐसे ही नीचे है लेकिन उसमें रेड है। तो आप देखो कि इसको वही जो लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री पढ़े थे वहाँ से देखो कि अगर रिएक्शन 1 को रिएक्शन 2 से माइनस किया जाए तो 5O2 से 5O2 टपक जाएगा। प्रोडक्ट की तरफ P4O2 से P4O10 कट जाएगा। तो उसके बाद क्या था? दूसरी वाली रिएक्शन को रिवर्स करना है। तो देखो दूसरी वाली रिएक्शन रिवर्स होके लिख जाएगी, क्योंकि दूसरी वाली रिएक्शन को रिवर्स करना है। तो बन जाएगा P4 येलो से P4 रेड। P4 येलो में देखो रिएक्टेंट वहीं पे है, लेकिन P4 रेड रिवर्स हो गई दूसरी वाली, बस। और डेल्टा एच को भी क्या करना है? माइनस हो रही है ना, तो माइनस कर दो। -9.91 से माइनस करोगे, माइनस का 8.71, तो माइनस माइनस प्लस, और आंसर आ जाएगा माइनस का 1.13 जूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन।
एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है, फेज 3 ही होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, देखो फेज 3 ही होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड से लिक्विड बनता है तो होती है डेल्टा एच फ्यूज़न। सॉलिड फ्यूज हुआ, लिक्विड बन गया, डेल्टा एच फ्यूज़न। लिक्विड से वेपर भाप बनी तो क्या होगा, लिक्विड से भाप बनेगी तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वेपर बना तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। उसके बाद सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन गया तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो सॉलिड से लिक्विड बना, एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, लिक्विड से गैस बना, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। लेकिन डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन गया तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और इसमें होते हैं सब्लिमेबल सॉलिड, जैसे I2 सॉलिड, कपूर, CO2 सॉलिड, तो ये होती है ड्राई आइस। तो डेल्टा एच सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन का मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस, तो सॉलिड से गैस बनने में डेल्टा एच फ्यूज़न और उसके साथ डेल्टा एच वेपराइजेशन आया होगा, इसीलिए डेल्टा एच सब्लिमेशन इज इक्वल टू लिखते हैं डेल्टा एच फ्यूज़न प्लस डेल्टा एच वेपराइजेशन, याद कर लेना है। अब बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है, वन डाई एटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल होता है, क्या होता है उसका, उससे बनता है आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन कैसे करने हैं इस पे ध्यान देना। बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब दोनों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट किस फॉर्म में हो, गैसियस फॉर्म में हो। बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में हो, ठीक है। ये बात भी क्लियर हो गई। तो देखो H2 गैस से 2H गैस बन गया आइसोलेटेड एटम, तो बॉन्ड एनर्जी वाला लगा दो फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है, वही रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो Br2 लिक्विड को B2Br गैस तक जाना है, तो यहाँ डायरेक्ट बॉन्ड एनर्जी नहीं लगे होगी। डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी अगर आप देखोगे तो क्या होगा, देखो नीचे एरो गया है, Br2 पहले नीचे गया होगा, डेल्टा H1 आ गया होगा और Br2 से Br2 गैस बन गया होगा। इसमें क्या आई, लिक्विड से गैस, तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा H1। फिर ये Br2 गैस से 2Br जब बना तब डेल्टा H2 आया और यही है Br2 बॉन्ड एनर्जी। क्यों, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला केवल गैसियस एटम और मॉलिक्यूल पे लगता है। तो ये लिक्विड था ना, तो पहले इसमें डेल्टा H1 जो कि वेपराइजेशन वाला था उसे लगाया और इसे गैस में बदल दिया और अब इससे 2Br बनाया तो बॉन्ड एनर्जी। जैसे देखो डेल्टा H बराबर डेल्टा H1, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वेपर बना लिए, उसके बाद डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी लगा दिया। ऐसे ही कोई सॉलिड है, जैसे I2 ही सॉलिड है, तो उसमें डेल्टा H1 लगाया, उसे गैस बना लिया। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस कौन बनाता है, डेल्टा एच सब्लिमेशन। देखो सब्लिमेशन वाला लिख दिया, डेल्टा एच सब्लिमेशन ऑफ I2 प्लस अब दूसरा I2 गैस से 2I बना, तो ये तो सबको पता है बॉन्ड एनर्जी वाला काम हुआ है, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ I2, Y2 एंड XYR, इनके रेशियो दिए गए हैं, हाँ दिए गए हैं। डेल्टा एच फॉर्मेशन पूछा गया है, डेल्टा एच फॉर्मेशन किसके लिए, XY के बनने के लिए दिया गया है 200 -200 किलो जूल पर मोल। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का रेशियो दिया गया है, डेल्टा एच फॉर्मेशन XY का दिया गया है, ठीक है। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपसे X2 की पूछी गई है। अच्छा जी, सॉल्यूशन में देख लो, रेशियो ऑफ एनर्जीज X2 की 1 है, Y2 की 0.5 है और XY की 1 है, तो X2 की 1x मान लो, 0.5 की 0.5x या x/2 और 1 की 1x, ठीक है। अब देखो वही फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा एच यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर दिया, डेल्टा एच यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर दिया। कहा ऐसा क्यों, हर जगह तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते थे, यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट क्यों कर दिया, यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट क्यों कर दिया है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट इसलिए कर दिया है क्योंकि अभी हमने आगे एक पॉइंट लिखा था कि बॉन्ड एनर्जी वाले में और एंथैल्पी ऑफ कंबशन वाले में आप क्या कर सकते हो, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर सकते हो, तो कर दिया, सीधी बात है। अभी आगे पढ़ोगे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो एनर्जी रिएक्टेंट की 1/2
स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना x2 का 1/2 और रेशियो क्या था 1x, तो x लिख लिया प्लस 1/2/2 का भी था और रेशियो क्या था x/2 या 0.5x, तो लिख लिया। माइनस करो, प्रोडक्ट की 1 है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और रेशियो भी क्या है 1, तो 1x लिख दिया। यहाँ से आपने अब नीचे का क्या बताना, मैथ से सॉल्व करके ले गए और यहाँ से डायरेक्ट x की वैल्यू आ गई 800 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब एनर्जी ऑफ x2 की पूछी गई है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2 क्या थी 1x, क्या थी 1x, तो x की वैल्यू 800, तो सीधी 800 किलो जूल पर मोल। लेकिन यहीं पे अगर बाई 2 की पूछ लेते तो भैया बाई 2 था x/2 या 0.5x, तो यहाँ पे बाई 2 की वैल्यू आ जाती 0.5 इंटू एक्स की वैल्यू 800, तो 400 किलो जूल पर मोल। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, अरे भैया 1 मोल सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो, उससे आइसोलेटेड गैसियस एटम बन जाए तो उसे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे इसके क्वेश्चन भी हैं। अब क्वेश्चन देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये बॉन्ड एनर्जी वाले फॉर्मूले से करते हैं। देखो, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ PH3 गैस, अच्छा, इज 954 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और P2H4 का प्लस का 1.488 माइक्रो जूल पर मोल। ठीक है, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ फॉस्फोरस बॉन्ड, अरे वाह, क्वेश्चन तो हैवी है। देखो, ये रिएक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैसे नहीं पड़ती? बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगाना सिंपल है, सिंपल है। कैसे? डेल्टा H लिखो और उसके बाद क्या लिख दो, बॉन्ड एनर्जी ऑफ फलाना बॉन्ड माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ फलाना बॉन्ड। ठीक है, तो पहले देखो PH3 से हम एरो खींच के लाए, डेल्टा H लिखा। फास्फोरस हाइड्रोजन के साथ किसने बॉन्ड बना रहा है? 3, तो यही इसका आउटर कोएफिशिएंट हो गया। रिएक्शन ना भी लिखते तब भी हो जाता। 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ फॉस्फोरस हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बना रहा है तो 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ फॉस्फोरस हाइड्रोजन। P के साथ 3 ही तो H जुड़े हैं। ठीक है, बस माइनस अब फलाना बॉन्ड, मतलब ये तो हो गया फॉस्फोरस हाइड्रोजन के साथ। फॉस्फोरस के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है? देखो, पहले वाले में 0, तो 0 लिख दिया। तो फॉस्फोरस हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड बन रहे थे वहाँ पे एनर्जी कितनी दी गई थी? 954, तो मतलब 954 इसकी टोटल डेल्टा H थी। तो यहाँ से फॉस्फोरस हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड एनर्जी है वो आ जाएगी 318 किलो जूल पर मोल। हो गया काम। ठीक है, दूसरे वाले से भी एक एरो आया है P2H4 से निकल के, डेल्टा H बराबर 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ फॉस्फोरस हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ फॉस्फोरस माइनस 0 का। ये कैसे किया? मैंने कहा देखो, फॉस्फोरस से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? कहा साहब 4। फॉस्फोरस से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 4, तो 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ फॉस्फोरस हाइड्रोजन। ठीक है, प्लस 1 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ फॉस्फोरस क्यों लिखा है? P2 है ना। मैंने कहा भाई P2 का मतलब 2 P है इसमें, लेकिन P और P के बीच में बॉन्ड कितना होगा? 1। ऊपर देखो पेज में हमने बनाया है, फॉस्फोरस के बीच में 1 बॉन्ड है, लेकिन फॉस्फोरस हाइड्रोजन के बीच में ओवरऑल 4 बॉन्ड थे, इसीलिए 1 इंटू बॉन्ड एनर्जी फॉस्फोरस की संख्या 2 है लेकिन बॉन्ड एनर्जी तो 1 ही आ रही है ना। ठीक है, तो यहाँ से टोटल बॉन्ड एनर्जी 1488, क्योंकि मेगा जूल थी ना तो उसे जूल में बदल दिया, 1488। 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी फॉस्फोरस हाइड्रोजन की है 318, ऊपर वाली इक्वेशन से निकाल ली थी। तो यहाँ से बॉन्ड एनर्जी ऑफ फॉस्फोरस की आ गई 216 किलो जूल पर मोल। ठीक है, समझने का तरीका है, कोई मॉलिक्यूल कितने अलग अलग एटम से बॉन्ड कितने बना रहा है, यही देख लो और जोड़ दो अलग अलग और डेल्टा H के बराबर कर दो। जैसे राम के साथ जुड़े हैं और राम सीता के साथ जुड़े हैं इस मॉलिक्यूल में, तो देखो राम के बीच में 1 बॉन्ड है, तो 1 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ राम के बीच में 1 ही बॉन्ड है ना, 1 ही डंडा है। ठीक है, राम सीता, ओवरऑल राम सीता के बीच में कितने बॉन्ड हैं? तो 1 राम के साथ 3 सीता, 1 राम के साथ 3 सीता, मतलब 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ राम सीता। ठीक है, हो गया। एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस, एंथैल्पी चेंज किसके लिए? अलग अलग प्रोसेस के लिए।
अब ये क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे, क्यों? वही है कि सॉलिड को लिक्विड गैस में बदल लिया, सॉलिड को गैस में बदल दिया। अगर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पूछी गई होती तो देखो बदला है, तो वैसे ही करके क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। फिर भी हम एक बार कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ी क्लियरिटी आएगी। द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। Cl2 गैस है और उसे बदल दिया 2Cl में, ठीक है। ICl गैस था, उसे किस में बदल दिया? ICl जो गैस था उसे Ig+Cl गैस में, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है? स्टैंडर्ड स्टेट्स फॉर गिवन, ठीक है। I2 का भी आपको एंथैल्पी दिया गया है और 2I का भी दिया, मतलब आयोडीन का भी दिया गया है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड स्टेट्स फॉर आयोडीन और क्लोरीन के स्टैंडर्ड स्टेट और I2 सॉलिड एंड Cl2 गैस, ये इनकी स्टैंडर्ड स्टेट होती है ना, ठीक है। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ ICl का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा गया है, ठीक है। तो I2 सॉलिड था स्टैंडर्ड स्टेट में और Cl2 गैस था, दोनों से मिलके क्या बना? ICl। तो 1/2 I2 होगा, 1/2 Cl2 होगा, तब मिलके बनेगा ICl। अब सोचने वाली बात ये है भैया, I2 सॉलिड है, Cl2 सॉलिड है, तो पहले इसे गैस में बदलो, क्योंकि आप क्या बना रहे हो? का हम तो गैस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बना दोगी? कहा नहीं। तो मैंने कहा पहले जो सॉलिड है उसे गैस में बदलो। तो I2 को आपने ΔH1 लगाया तो 1/2 ΔH सब्लिमेशन आ गया, आउटर कोफिशिएंट का गुणा यहाँ से इतना कर लेंगे, तो आ गया I2 गैस प्लस Cl2 गैस पहले से ही था। अब ΔH2 लगा और इससे ICl बन गया, ठीक है। तो ΔH क्या हो जाएगा? ΔH1 प्लस ΔH2। तो ΔH1 क्या था? 1/2 ΔH सब्लिमेशन, आउटर कोफिशिएंट का खुद ही गुणा कर दिया था। तो 1/2 ΔH सब्लिमेशन की ऊपर वैल्यू दी गई है, I2 सॉलिड की वैल्यू दी गई है 62.76, ठीक है, प्लस। अब अंदर क्या करना है? अंदर तो वही करना है, क्या? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो अब दोबारा सॉल्व करो, किसकी? I2 की वैल्यू, वो तो सॉलिड वाला काम ख़त्म कर दिया आपने। अब 1/2 इंटू 1.51 ये गैस था ना, वैल्यू रख दी, प्लस दूसरा रिएक्टेंट 1/2 2.42 2.1, ठीक है, माइनस प्रोडक्ट की भी दी गई है तो वो भी रख दो, और सब कुछ काट पीट के आप टोटल ΔH निकाल लोगे, प्लस का आएगा 16.8 किलोजूल पर मोल। क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा बड़ा, बट खुद आप जब करोगे बहुत छोटा क्वेश्चन है। ये वैल्यूज़ याद नहीं करनी है, हमने शॉर्ट में किया है, ये वैल्यूज़ आपको लिखी हुई दी जाएंगी आगे। एक और क्वेश्चन है, उसे खुद से समझ के कर लेंगे। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, इसको पढ़ते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, इसको पढ़ते हैं। हीट इवॉल्व बाई कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल। देखो ऐसी हीट जो इवॉल्व होती है कंबशन से, किसके कंबशन से? 1 ग्राम ऑफ फ्यूल के कंबशन से, ठीक है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू कब होगी? जब बेटर फ्यूल होगा, मतलब जब फ्यूल तभी बेटर होगा जब कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी। कहाँ क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन आपको दी जाएगी और बोला जाएगा कि हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू किसकी है? कुछ नहीं, जिसका एनर्जी अपॉन जेड रेशियो ज़्यादा उसका कैलोरीफिक वैल्यू कम, जिसका एनर्जी अपॉन जेड रेशियो ज़्यादा उसका कैलोरीफिक वैल्यू कम। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। पहला क्या था? CH4, तो उसकी -890 एनर्जी थी और एटॉमिक नंबर 6 कार्बन का 4 हाइड्रोजन का 10। तो ऐसे करके सबका निकाल लो, 3 थे ना ऑप्शन में, एक का -89 आया, एक का -50, एक का -40। तो सबसे कम किसका आया? क्या? एनर्जी अपॉन जेड रेशियो का, जिसका -89 है वो सबसे कम वैल्यू है, उसके बाद -50, उसके बाद -45। तो सबसे छोटी वैल्यू -89 है, एनर्जी अपॉन जेड रेशियो कम, तो कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा किसकी? CH4 की। क्वेश्चन ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, उसे पढ़ के कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बताने में नहीं आ रहा होगा। क्वेश्चन खुद से पढ़ के करेंगे, जो नहीं आएगा उसे हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। रेजोनेंस एनर्जी पे आते हैं। 1 मोल नॉन रेजोनेंस से रेजोनेंस वाला अगर कंपाउंड बन जाए तो उसे रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है।
रेजोनेंस एनर्जी नेगेटिव होती है, ठीक है। और इन केमिकल इक्वेशन में रेजोनेंस इज रिटन लिख के आएगा कि ये रेजोनेंस कर रहा है। बॉन्ड एनर्जी फार्मूला अगर दिया होगा तो नॉन रेजोनेंस होगा, ठीक। फार्मूला क्या है रेजोनेंस एनर्जी का? डेल्टा एच जो आना चाहिए माइनस डेल्टा एच जो आया है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ अगले पेज में कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज -1.9.5 इफ द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन माइनस का 150.4 किलो जूल, तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन विल बी। कुछ नहीं करना है, सीधे इतना सोच लो जो आना चाहिए और जो आया है। इतना तो पता है कि आना क्या चाहिए। तो साइक्लोहेक्सेन अगर आप चाहो तो ड्रॉ करके देख लो। अगर आप साइक्लोहेक्सेन को ड्रॉ करके देखोगे और उससे बेंजीन बनाओगे, बेंजीन यहाँ तो यही तो बोल रहा है बेंजीन के बनने में, तो देखोगे कि 3H2 जुड़ेंगे उस पर। कितने H2 जुड़ेंगे? 3। तो रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन, देखो फॉर्मूला क्या था? रेजोनेंस एनर्जी बराबर डेल्टा एच जो आना चाहिए डेल्टा एच जो आया है। तो रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन या रेजोनेंस एनर्जी टोटल दी है 1-150.4 रख दिया। जो आना चाहिए कितना आना चाहिए साहब, ये बताओ साहब। आना चाहिए तो हमारा माइनस का 3.5 क्यों? माइनस का 358.5 क्यों आना चाहिए? मैंने कहा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कितनी है? माइनस का 119.5, ठीक है। ये केवल डेल्टा एच की वैल्यू है, लेकिन अगर टोटल डेल्टा एच निकालोगे ये केवल एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो तब है। टोटल 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं तो डेल्टा एच कितना हो जाएगा? 358.5। एक का इसलिए दिया गया है ताकि आप 3 का निकाल पाओ। ये जो आना चाहिए 119.5 को मत मानना, 3 का गुणा करोगे ना, 3 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, 358.5 टोटल 150.4 माइनस का, और जो आना चाहिए वो है माइनस का 358.5। अब जो आई है वो वैल्यू आपको चाहिए थी, मतलब डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन आपको चाहिए था। तो सीधी बात है, इनको इधर उधर ले जाके माइनस प्लस करके आपका डेल्टा एच हाइड्रेशन कितना आ गया? 208.1, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पर, बेंजीन फिर से बन रही है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं और एक मॉलिक्यूल बना है उससे, ठीक है। डेल्टा एच माइनस का 49.8 है, ठीक है। अब यहाँ पर ये नहीं बताया है कि ये केवल एक का है, तो आप इसे टोटल का मान लो, लिंकेज दी ही नहीं गई है। रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन माइनस का 36, डेल्टा एच जो आया है, मतलब दिया गया है, इसका मतलब ये आया है। आना चाहिए वाला तो हमें पता ही नहीं है, जिसकी वैल्यू दी गई है मतलब ये आया है, हाँ। तो माइनस का 49 आया है, 36 आना बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी, तो माइनस का 36 बराबर डेल्टा एच जो आना चाहिए माइनस का जो आया है, मतलब माइनस का 49। यहाँ पे घटाओगे जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा डेल्टा एच माइनस का 85.8, ठीक है। अब डेल्टा एच माइनस का 85.8 आया है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या बचाना है? आपको यहाँ पर इसकी एक की हाइड्रोजनेशन एनर्जी बतानी, डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन, जैसे ऊपर आपने किया था 119.5 थी ना, लेकिन डेल्टा एच यहाँ पे तो जितने मॉलिक्यूल होते हैं सबकी रखी जाती है। यहाँ भी 3H2 हैं, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे माइनस का 28.6 आएगा। इसके आगे का हम अगले वीडियो में देखेंगे। बाकी हो सकता है क्वेश्चन नहीं ही आए होंगे, थ्योरी तो आ रही होगी, क्वेश्चन खुद से पढ़ेंगे तब आ जाएंगे। बाकी हम अलग से क्वेश्चन अगर समझेंगे तो आ सकते हैं।